नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक ऐसा नाम है जो सुनने में ही बहुत जटिल लगता है। आज हमारा मकसद एकदम साफ है, हमें क्वांटम कंप्यूटर के पीछे के वो 3 बड़े आइडियाज समझने हैं जो इसे आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्वांटम कंप्यूटर उस नॉर्मल यानी क्लासिकल कंप्यूटर से अलग कैसे है? देखिए, हमारे और आपके फोन या लैपटॉप में जो कंप्यूटर हैं, उनकी सारी कहानी बिट्स पर चलती है। बिट्स? हाँ, बिट को आप एक बिजली के स्विच की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। या तो वो बंद है, जिसे हम कहते हैं 0, या फिर वो चालू है, जिसे हम 1 कहते हैं। बस यही 2 संभावनाएं हैं। और हमारी स्क्रीन पर जो कुछ भी है? हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर जो कुछ भी देखते हैं, जो गाना सुनते हैं, जो मैसेज टाइप करते हैं, वो सब पर्दे के पीछे इन्हीं 0 और 1 की एक बहुत बहुत लंबी लड़ी में बदल जाता है। कंप्यूटर बस इन्हीं को बड़ी तेजी से बदलता रहता है। अच्छा, तो अगर मैं अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर रहा हूँ, तो असल में मैं बस लाखों स्विचेस को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ। कहीं 0 का 1, कहीं 1 का 0। बिल्कुल सही। और देखिए, यहीं पर क्लासिकल कंप्यूटर की सबसे बड़ी सीमा सामने आती है। कैसे? सोचिए, अगर आपके पास 2 स्विच हैं, तो आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोनों बंद, मतलब 0-0, पहला बंद दूसरा चालू, 0-1, 1-0 और 1-1 दोनों चालू। बिल्कुल। लेकिन एक क्लासिकल कंप्यूटर एक बार में इनमें से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पर काम कर सकता है। एक बार में एक, ठीक है। अब यहीं से चीजें हैरान करने वाली हो जाती हैं। अगर हमारे पास 300 स्विच यानी 300 बिट्स हों, तो उनसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? काफी ज्यादा होंगे। जवाब है 10 की घात 90। एक मिनट, क्या 10 की घात 90? जी। ये संख्या तो मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, ये उससे भी ज्यादा है। ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं से ज्यादा? सिर्फ 300 बिट्स से? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और एक क्लासिकल कंप्यूटर को इन सभी संभावनाओं को एक-एक करके जांचने में खरबों साल लग जाएंगे, शायद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा। और यही क्वांटम कंप्यूटर आता है। बिल्कुल। अब यही क्वांटम कंप्यूटर तस्वीर में आता है। एक 300 क्यूबिट यानी क्वांटम मिट वाला कंप्यूटर इन सभी 10 की घात 90 संभावनाओं को एक साथ एक ही झटके में एक्सप्लोर कर सकता है। एक साथ? ये कैसे मुमकिन है? इस शक्ति को समझने के लिए कोई असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं। हमारे स्रोत में प्रोटीन फोल्डिंग का जिक्र है। ये क्या पहेली है? प्रोटीन, आप समझिए, हमारे शरीर की मशीनें हैं। ये अमीनो एसिड नाम के मोतियों की एक लंबी माला की तरह होते हैं। अच्छा। लेकिन एक सीधी माला किसी काम की नहीं होती। काम करने के लिए इसे मुड़कर एक बहुत ही खास 3D आकार लेना पड़ता है। इसी को फोल्डिंग कहते हैं। और इसमें मुश्किल क्या है? दिक्कत यह है कि यह माला लाखों करोड़ों तरीकों से मुड़ सकती है, और उनमें से सिर्फ एक ही आकार सही है, जो सबसे स्थिर है। बाकी सब गलत। तो सही वाला ढूंढना? हाँ, सही आकार ढूंढना एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में आज के सुपर कंप्यूटर के भी पसीने छूट जाएं। मैंने अल्फा फोल्ड के बारे में सुना है। हाँ, हाल ही में अल्फा फोल्ड नाम के एक AI ने कमाल किया। उसने एक साल में करीब 25 करोड़ प्रोटीन की संरचनाओं का अंदाजा लगा लिया। ये वो काम है जिसे करने में हजारों वैज्ञानिकों को शायद 1 अरब साल लग जाते। और ये 25 करोड़ भी उस 10 की घात 90 संख्या के आगे कुछ भी नहीं है जिसे एक क्वांटम कंप्यूटर संभाल सकता है। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। तो फिर सवाल वही है, ये होता कैसे है? क्यूबिट्स ये जादू करते कैसे हैं? मुझे लगता है हम अब पहले सिद्धांत पर आ रहे हैं, सुपरपोजिशन। बिल्कुल। सुपरपोजिशन को समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए। उसकी एक खूबी होती है जिसे स्पिन कहते हैं। स्पिन? हाँ, मान लीजिए ये स्पिन या तो ऊपर हो सकता है या नीचे। हमारी दुनिया में कोई चीज या तो ऊपर होगी या नीचे, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है ना? नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम की दुनिया में जब तक आप इलेक्ट्रॉन को देखते नहीं या उसे मापते नहीं, तब तक उसका स्पिन न तो ऊपर होता है न नीचे। तो फिर क्या होता है? वो एक ही समय में ऊपर और नीचे दोनों अवस्थाओं में होता है, एक धुंधली सी संभावना की स्थिति में। यही सुपरपोजिशन है। और जैसे ही हम उसे मापने की कोशिश करते हैं, तो वो धुंध छन जाती है और वह किसी एक अवस्था को चुन लेता है, या तो ऊपर या नीचे। अच्छा।
क्यूबिट इसी का फायदा उठाता है। एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसलिए 2 क्यूबिट सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों अवस्थाओं को एक साथ दर्शा सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 सब एक साथ। हाँ, और 300 क्यूबिट्स ब्रह्मांड के परमाणुओं से भी ज्यादा अवस्थाओं को। ये एक तरह का एक्सट्रीम पैरेलल कंप्यूटिंग है। ठीक है, ये कमाल है कि एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे 300 क्यूबिट्स हैं और वे सब एक साथ अरबों खरबों अवस्थाओं में हैं, तो ये तो पूरी तरह से अराजकता होगी। इन अरबों संभावनाओं को काबू में कैसे रखा जाता है? क्या वे सब एक दूसरे से बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें दूसरे सिद्धांत पर लाता है, इंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दूर से होने वाली डरावनी हरकत। हाँ, ये क्वांटम दुनिया का सबसे अजीब और रहस्यमयी पहलू है। सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। जब 2 क्यूबिट्स या कण एंटेंगल्ड होते हैं तो वो एक तरह से जुड़ जाते हैं। उनकी किस्मत एक दूसरे से बंध जाती है, चाहे उनके बीच इंच भर की दूरी हो या करोड़ों प्रकाश वर्ष की। असल में क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 एंटेंगल्ड कण हैं, एक दिल्ली में और एक मान लीजिए मंगल ग्रह पर, अगर आप दिल्ली वाले कण का स्पिन ऊपर मापते हैं तो आपको उसी पल पता चल जाएगा कि मंगल वाले कण का स्पिन नीचे ही होगा। हमेशा? हमेशा। उसी पल मतलब तुरंत? प्रकाश की गति से भी तेज। ये तो आइंस्टाइन के नियमों को तोड़ने जैसा लगता है। क्या ये सच में संभव है? यही तो इसका स्पूकी हिस्सा है। ऐसा लगता है कि जानकारी तुरंत पहुंच गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अच्छा। आप इससे प्रकाश से तेज बात नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल पर बैठे इंसान को ये तब तक पता नहीं चलेगा कि उसके कण का स्पिन नीचे है जब तक आप उसे फोन करके न बताएं या कोई सिग्नल भेजकर। हाँ, और वो सिग्नल प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। तो भौतिकी के नियम सुरक्षित हैं, लेकिन ये जुड़ाव फिर भी एक बड़ा रहस्य है। तो सुपरपोजिशन ने एक साथ अरबों दरवाजे खोल दिए, और एंटेंगलमेंट ने उन सभी दरवाजों को किसी रहस्यमय धागे से एक दूसरे से जोड़ दिया है। लेकिन ये तो एक भूल भुलैया जैसा लगता है। असल जादू तो सही दरवाजा ढूंढने में है ना? क्वांटम कंप्यूटर इस शोर में से सही जवाब को कैसे निकालता है? बिल्कुल, और यही तीसरा और आखिरी सिद्धांत काम आता है, क्वांटम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी की लहरें। सोचिए, आप एक शांत तालाब में 2 पत्थर फेंकते हैं। ठीक है। जहां 2 लहरों के ऊपरी हिस्से मिलते हैं, वहां एक बड़ी लहर बन जाती है। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी रचनात्मक हस्तक्षेप। और जहां एक लहर का ऊपरी हिस्सा दूसरे लहर के निचले हिस्से से टकराता है, वहां पानी शांत हो जाता है। लहरें एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। यह है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारी हस्तक्षेप। क्वांटम एल्गोरिदम ठीक यही काम करते हैं। वे एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया प्रोग्राम होते हैं जो इन सभी अरबों खरबों संभावनाओं की लहरों को इस तरह से डायरेक्ट करते हैं कि जो गलत जवाबों वाली लहरें हैं वे एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो सही जवाब वाली लहर है वो बाकी सभी लहरों से जुड़कर बड़ी और मजबूत हो जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही। अंत में जब हम मापते हैं तो हमें लगभग हमेशा वही मजबूत लहर यानी सही जवाब मिलता है। तो ये सब संभावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं को तराशने का एक तरीका है। गलत को मिटाओ, सही को बढ़ाओ। अब समझ आया। तो इस असाधारण शक्ति का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? मतलब दवा बनाने और स्पेस एलिवेटर से लेकर और क्या क्या हो सकता है? संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। दवा बनाने की बात करें तो हम शरीर में मौजूद मॉलिक्यूल्स का सटीक सिमुलेशन कर सकते हैं। अच्छा। ये देख सकते हैं कि कोई दवा उन पे कैसे असर करेगी। इससे कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए दवाएं सालों के बजाय महीनों में बन सकती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे नए मटेरियल बना सकते हैं जो आज कल्पना से परे हैं। सुपरकंडक्टर्स या इतने मजबूत और हल्के मटेरियल जिनसे शायद कभी स्पेस एलिवेटर बन सके। और एक चीज है जो सरकारों और बैंकों की नींद उड़ाए हुए है, वो क्या? आज की सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ना। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारा पूरा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एन्क्रिप्शन पर टिका है। क्या इसका मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर एक तरह की मास्टर की है जो किसी भी डिजिटल तिजोरी को खोल सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ।
आज का एन्क्रिप्शन ऐसे गणित पर आधारित है जिसे क्लासिकल कंप्यूटर के लिए हल करना लगभग असंभव है। लेकिन एक बड़े क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये काम कुछ मिनटों का हो सकता है। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं। जाहिर है इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी, ये हर काम के लिए तो नहीं हो सकता। और एक सवाल जो हमेशा आता है, क्या हम सच में स्टार ट्रेक की तरह टेलीपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, सीमाएं बहुत बड़ी हैं। पहली बात, क्वांटम कंप्यूटर्स रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं है। आप इससे ईमेल नहीं भेजेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये संभावनाओं पर काम करते हैं। मतलब अगर आप क्लासिकल कंप्यूटर से पूछें कि 3 गुणा 5 क्या होता है, तो वो हमेशा 15 ही बताएगा। 100%। लेकिन अगर आप एक क्वांटम कंप्यूटर से पूछेंगे तो हो सकता है 99.9% संभावना हो कि जवाब 15 आए। लेकिन एक छोटी सी संभावना ये भी होगी कि जवाब 14 या 16 आ जाए। तो मतलब मैं किराने की दुकान पर हिसाब लगाने के लिए अपने साथ क्वांटम कंप्यूटर नहीं ले जा सकता? अच्छा हुआ, वैसे वो जेब में फिट नहीं आता। बिल्कुल नहीं। दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है इन क्यूबिट्स को स्थिर रखना। वे बाहरी दुनिया की जरा सी भी हलचल से, तापमान में हल्का सा बदलाव, एक आवारा चुंबकीय क्षेत्र से गड़बड़ा जाते हैं और अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को डीकोहेरेंस कहते हैं। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर को बिल्कुल शून्य के करीब के तापमान पर और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करके रखा जाता है। और टेलीपोर्टेशन का क्या? जहां तक टेलीपोर्टेशन की बात है, तो हम किसी इंसान या चीज को नहीं, बल्कि उसकी जानकारी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जानकारी को? जी, और ये नो क्लोनिंग थ्योरम नाम के एक सिद्धांत की वजह से मुमकिन है, जो क्वांटम दुनिया का एक और अजीब नियम है। नो क्लोनिंग थ्योरम? ये सिद्धांत कहता है कि आप किसी अज्ञात क्वांटम अवस्था की हूबहू नकल यानी कॉपी नहीं बना सकते। क्यों नहीं? कॉपी बनाने के लिए आपको उसे मापना होगा, और जैसा हमने सुपरपोजिशन में देखा, मापते ही वो अवस्था बदल जाती है। तो आप उसे बिना बदले कॉपी नहीं कर सकते। तो फिर जानकारी कैसे भेजते हैं? जानकारी कॉपी पेस्ट नहीं होती, बल्कि कट पेस्ट होती है। कट पेस्ट? हाँ। एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके एक जगह पर मौजूद क्यूबिट की जानकारी को नष्ट करके उसे दूसरी जगह पर तुरंत फिर से बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य का क्वांटम इंटरनेट अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित होगा। अच्छा। कोई भी आपके डेटा को बीच में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने की कोशिश करते ही डेटा बदल जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो आज हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के 3 जादुई सिद्धांतों को समझा। सुपरपोजिशन यानी एक चीज का एक ही समय में कई अवस्थाओं में होना। इंटेंगलमेंट यानी कणों का वो रहस्यमयी जुड़ाव जो दूरी की परवाह नहीं करता। सही। और इंटरफेरेंस यानी गलत जवाबों की भीड़ में से सही जवाब को तराशने का तरीका। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम इस नई कंप्यूटेशनल क्रांति की बिल्कुल सुबह में हैं। इसके पीछे का गणित मजबूत है और काम करता है, लेकिन इसके गहरे दार्शनिक सवाल आज भी बने हुए हैं। जैसे कि माप लेने पर असल में होता क्या है? क्या ब्रह्मांड कई शाखाओं में बंट जाता है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आखिर में एक विचार छोड़कर जाते हैं। नो क्लोनिंग थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी चीज की एक सटीक क्वांटम कॉपी बनाना मौलिक रूप से असंभव है। यह हमें पहचान की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम किसी तरह किसी व्यक्ति के हर एक कण को दूसरी जगह पर हूबहू बना भी दें, लेकिन इस प्रक्रिया में असली व्यक्ति नष्ट हो जाए, तो क्या नया बना व्यक्ति वही इंसान होगा? कॉपी करने की ये मौलिक सीमा हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या कहती है?